साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में। अच्छा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में तो अभी हमने पढ़ना ही है, लेकिन एक टर्म होता है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है? तो देखो, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले क्या था? तो उससे पहले जो भी था उसको प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले क्या था? क्या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में, देखो ये नाम से क्लियर है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कि टेक्नोलॉजी में इस तरीके के चेंजेस इंट्रोड्यूस करना जिससे प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, अब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, वो तो एक बात है जिसे हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कह देंगे। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले क्या मशीनें नहीं थी? क्या प्रोडक्ट्स नहीं बनते थे? क्या वो वर्ल्ड लेवल पे, क्या वो ट्रेड नहीं होते थे? बिल्कुल होते थे। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले का जो सिस्टम था वो कुछ इस तरीके के था कि बिल्कुल कॉटेज इंडस्ट्री थी, छोटी छोटी इंडस्ट्री थी, छोटे छोटे वीवर्स थे। अगर हम सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, और वो लोग कपड़े बना रहे हैं, जो मर्चेंट हैं वो उनसे परचेज कर रहे हैं, उनको पैसा पे कर रहे हैं, और ग्लोबल लेवल पे ये लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा सिस्टम चल रहा था पहले, बिल्कुल स्मॉल स्केल लेवल पे। तो ये जो सिस्टम था, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब टाइम आता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का। तो ये जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, तो डेफिनेशन तो आपको पता ही है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या होता है। टेक्नोलॉजी में इस तरीके से चेंजेस इंट्रोड्यूस करना जिससे प्रोडक्शन में ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाए। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन साथियों टर्म जो था ये पहली बार इस्तेमाल किया था आर्नोल्ड टॉयबीन ने। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है ये हम किस टाइम पीरियड की बात करते हैं? तो ये हम 1750 ऑनवर्ड्स की बात करते हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहाँ पे आया? तो इंग्लैंड में आया। अभी तक कितने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हम विटनेस कर चुके हैं? तो अभी तक हम 4 इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन विटनेस कर चुके हैं। और हमारा जो इस लेक्चर में फोकस होगा वो किस पे होगा? फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पे। तो साथियों, पहला जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है वो किस पे बेस्ड है? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आयरन और कोल इंडस्ट्री पे बेस्ड है। एंड इट वाज पावर्ड बाय स्टीम इंजन। स्टीम इंजन का जो रोल था ये बहुत ही ज़्यादा था। और ये जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसमें जो नए नए मशीनों का जो इंट्रोडक्शन किया गया वो बहुत ही मेजर रोल प्ले किया। और एट द सेम टाइम जो आयरन इंडस्ट्री थी उसमें बहुत सारे इनोवेशंस आए, जिससे आयरन सेक्टर जो था वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ था। तो देखो, जब हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे हमारा जो फोकस है वो तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ही है। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम हमें पता होना चाहिए कि आज के टाइम में कुछ और की टर्म्स भी इस्तेमाल करे जाते हैं, जैसे कि सेकंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो सेकंड जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था ये इलेक्ट्रिसिटी के पे बेस्ड था। थर्ड जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, जो कि हमने लास्ट ही सेंचुरी में विटनेस की, जो कि कंप्यूटर और आईटी सेक्टर पे बेस्ड था। सिमिलरली अगर हम बात करें फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की, जो आज के टाइम में अभी हम विटनेस कर रहे हैं, उसमें हम बात करते हैं बिग डेटा की, हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, हम बात करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग की। ठीक है, तो ये कभी फिर से हम किसी और क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। आज के टाइम में जो हमारा फोकस रहेगा वो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पे रहेगा। अब ऐसे कौन कौन से इन्वेंशंस आपको देखने को मिलते हैं इंग्लैंड में जिससे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देखने को मिला आपको? तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे, ये अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था वो बेसिकली किन किन सेक्टर पे बेस्ड था, कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिला। तो एक तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, ठीक है, और दूसरा आपका कोल सेक्टर हो गया, और तीसरा अगर आप देखोगे तो ये आयरन सेक्टर था। तो सबसे पहले हम देखें अगर, तो ये जो आपका टेक्सटाइल सेक्टर था, यहाँ पे बहुत सारी मशीनें बनेगी। ठीक है, इन सभी मशीनों के मैंने टाइम पीरियड भी लिखे हुए हैं, कुछ थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, वो थोड़ा आप एडजस्ट कर लेना। जो इन्वेंशंस बाद में हुए वो अपग्रेडेड वर्जन थे, बस इतना याद रखना आप। ठीक है, तो अगर स्पिनिंग मशीन की अगर हम बात करें तो म्यूल करके एक मशीन बनाया गया था 1779 में, जो कि काफ़ी एडवांस लेवल का मशीन था, क्योंकि इससे पहले और मशीनें बनाई जा चुकी थी। कौन सी मशीनें थी? स्पिनिंग जेनिंग आपको देखने को मिलता है। ठीक इसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे वाटर फ्रेम करके आपके पास स्पिनिंग मशीन था, और इसका जो एडवांस लेवल था वो म्यूल था। तो अब धागा बुनना जो था आपके लिए बड़ा आसान हो गया। अब आपने धागा तो बुन लिया है, अब इसका इस्तेमाल किस लिए? कपड़े बनाने के लिए करेंगे। तो वीविंग मशीन जो थी, इसमें बहुत सारे इन्वेंशंस आपको देखने को मिले, जैसे फ्लाइंग शटल मशीन हो गया। अब ये जितनी भी मशीनें थी, इनको चलाने के लिए आपको पावर चाहिए, और ये पावर जो है कैसे जनरेट होगा? तो अब हम स्टीम से जो जनरेट होगा पावर, उसका इस्तेमाल करेंगे। और स्टीम जनरेट करने के लिए आपको क्या चाहिए? कोल चाहिए। तो स्टीम इंजन की जब हम बात करते हैं, तो ये जो स्टीम इंजन था, इसका जो एडवांस वर्जन था 1765 में, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? जेम्स वॉट ने। लेकिन ये जो ओरिजिनल आइडिया था ये किसका था? थॉमस सेवरी जैसे लोगों का था। थॉमस सेवरी का जो कॉन्सेप्ट था उसको और ऊंचाइयों पे लेके गया था थॉमस न्यू कॉमन। और जो सबसे एडवांस लेवल जो था, जो कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के लिए सबसे मेजर फैक्टर था, वो जेम्स वॉट का था। अब देखो, स्टीम इंजन जो है, स्टीम जनरेट करने के लिए आपको कोल चाहिए। ठीक है,
कोल सेक्टर आपका डेवलप हो रहा है। अब जैसे ही कोल सेक्टर डेवलप होगा, और जब भी हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते हैं, मशीन आपने बनाने हैं तो उसके लिए आपको लोहा चाहिए, तो आयरन सेक्टर जो है वो अल्टीमेटली डेवलप हो जाएगा। और एक आपने ये टर्म याद रखना है कि जब भी हम आयरन सेक्टर के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इंग्लैंड की एक फैमिली थी डार्बीज़। तो ये जो डार्बीज़ थी, जो कि श्रॉपशायर की फैमिली थी, इन लोगों ने आयरन सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इन लोगों ने किया। तो जब भी हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करेंगे इंग्लैंड में, तो आपने याद रखना है कि हम बात करते हैं टेक्सटाइल क्लोथिंग सेक्टर की, हम बात कर रहे हैं आयरन और कोल इंडस्ट्री की। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो और बहुत सारे इन्वेंशंस आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम कपड़े बुनने वाली मशीनों की बात करें तो उसमें पावर लूम नाम की मशीन जो है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। अच्छा, ये जितनी मशीनें हैं इनको इन्वेंट करने वाले जो लोग हैं उनके भी नेम मैंने लिखे हुए हैं, मेक श्योर कि आप इनको भी याद करोगे। कॉटन जिन करके एक मशीन बनाएगी, और इसका सिंपल सा पर्पस क्या था कि कॉटन के जो सीड्स हैं वो बहुत जल्दी से सेपरेट कर दिए जाएंगे। सुइंग मशीन यहाँ पे बनाया गया। अभी आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे इन्वेंशंस कैसे याद रखेंगे, तो कुछ ही याद रखने हैं आपने, ठीक है। 2-4 जो नेम हैं जो काफ़ी पॉपुलर थे, बस उनके याद रख लो आप नेम। बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि प्रीलिम में तो ऐसे क्वेश्चन आने वाले नहीं है, बस मेंस में आएगा। तो मेंस में 2-4 जो इंपॉर्टेंट नेम है, जो इन्वेंशन है, बस उसको आप याद रख लेना। ब्लचर करके लोकोमोटिव इंट्रोड्यूस किया गया। पफिंग डेविल करके एक इंजन इंट्रोड्यूस किया गया था। अब देखो, आप सोचो, अगर ऐसे इन्वेंशंस हो रहे हैं तो इंडस्ट्रियल सेक्टर आपका कितना ग्रो होगा। टेलीग्राफ इंट्रोड्यूस हुआ, कंबंशन इंजन जो है, ठीक है, वो इंट्रोड्यूस हुआ, टेलीफोन का कॉन्सेप्ट आ गया, फोनोग्राफ आ गया, एरोप्लेन आ गया। अब इन सभी चीज़ों को अगर आप कंबाइन करके जब देखोगे तो आप सोचो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो कितने बड़े लेवल पे चले जाएगा। पिछले 2-3 स्लाइड्स में हम अभी तक देख रहे हैं ये सभी इन्वेंशंस, आपको देख के ऐसा लगेगा कि इतने सारे इन्वेंशंस हो गए। साथियों, ये इन्वेंशंस कुछ नहीं है। 18th सेंचुरी में 26,000 इन्वेंशंस हुए थे। 18th सेंचुरी में 26,000 इन्वेंशंस हुए थे, और उनमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट थे उस पर हमने अभी नज़र डाला। अच्छा, इतने सारे इन्वेंशंस हुए और इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है आखिर इंग्लैंड में ही क्यों आया। तो स्वाभाविक सी बात है कि इंग्लैंड में जो सिचुएशन थी वो काफ़ी फेवरेबल रही होगी। तो ये कौन कौन सी सिचुएशन थी जो कि ब्रिटेन को पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को जन्म देने के लिए बाध्य करते हैं, उन पे नज़र डालते हैं। सबसे पहले ग्लोरियस रेवोल्यूशन। तो ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन क्या था? देखो, जब हम ग्लोरियस रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली एक चेंज आपको देखने को मिलता है क्राउन के रूप में। जेम्स 2 1688 तक क्राउन था इंग्लैंड का, इसको रिप्लेस करता है विलियम 3। अब आप सोचोगे कि ये जस्ट एक रिप्लेसमेंट है, जो हेड ऑफ स्टेट है उसका आपको अभी एक जस्ट रिप्लेसमेंट देखने को मिल रहा है। तो ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन कैसे हो गया? देखो, ग्लोरियस रेवोल्यूशन इसलिए था क्योंकि इससे पहले अगर आप देखोगे इंग्लैंड में एब्सोल्यूट मोनार्की देखने को मिलती थी। एब्सोल्यूट पावर जो था वो किसके पास था? वो ब्रिटिश किंग के पास हुआ करता था। अब इस ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद में क्या हुआ कि एक बैलेंस ऑफ पावर आपको देखने को मिलता है बिटवीन ब्रिटिश क्राउन एंड पार्लियामेंट, ठीक है। अब बैलेंस ऑफ पावर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर पावर एक ही अथॉरिटी के पास अगर होगा तो ओबीसी बात है उसका मिसयूज़ हो सकता है। तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन ये इंश्योर किया कि अब बैलेंस ऑफ पावर होगा, और बैलेंस ऑफ पावर होगा इसका मतलब हम बात करते हैं कि एक स्टेबल गवर्नमेंट होगी। तो देखो, स्टेबल गवर्नमेंट बहुत ज़रूरी है, चाहे वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, सोशल डेवलपमेंट हो। ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन के लिए स्टेबल गवर्नमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। तो पहला जो पॉइंट है हमारा ये है ग्लोरियस रेवोल्यूशन, जो कि इंग्लैंड में है। एग्रीकल्चर का रोल। तो देखो, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन पहला कहाँ पे है? इंग्लैंड में। तो एग्रीकल्चर जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने का काम करता है। तो रॉ मटेरियल तो प्रोवाइड किया ही, बट एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे तो इसी एग्रीकल्चर सेक्टर ने लेबर फोर्स भी प्रोवाइड किया था इंडस्ट्रियल सेक्टर को। आप सोचोगे लेबर फोर्स कैसे प्रोवाइड कर दिया? तो लेबर फोर्स साथियों इस तरीके से प्रोवाइड किया कि इंग्लैंड का जो सिस्टम था पहले, इंग्लैंड में जो आप कह लो जो एलीट क्लास थी, उस एलीट क्लास में जो वहाँ की ज़मींदार सेक्शन थे वो लोग हुआ करते थे। अब जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो होना चालू हुआ तो एक नया एलीट क्लास का जन्म होता है। जो जो नए बिजनेस क्लास जो थे, ये लोग अब एक नए एलीट ग्रुप के रूप में देखे जाना शुरू हो गया। अब जो ज़मींदार थे, जो ट्रेडिशनल ज़मींदार थे, उनके अथॉरिटी के ऊपर ये एक चैलेंज था। तो इन ज़मींदारों ने क्या किया? अपनी अथॉरिटी को मेंटेन करने के लिए, अपने फोर्स को, अपनी अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए
अपने ही फार्मर्स पे, अपने ही टेनेंट्स पे इन्होंने एट्रोसिटीज़ करना चालू कर दिए। तो ऐसे लोग ओप्रेस होके इन्होंने अब ये लोग भागना चालू कर दिए इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर ने ना सिर्फ रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने का काम किया, बट एट द सेम टाइम इन्होंने वर्किंग फोर्स भी प्रोवाइड करना चालू किया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, मतलब हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात कर रहे हैं। इंडस्ट्री को कौन चलाता है? इंडस्ट्री को चलाते हैं वहाँ के मजदूर, वर्कर चलाते हैं। मतलब कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ये बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अब जब हम पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करते हैं तो अब यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ होने के बहुत सारे रीज़न यहाँ पे हो सकते हैं। पहला रीज़न तो ये है कि जो एग्रीकल्चरल लेबर थे ये यहाँ पे भाग के जाना चालू किया इन लोगों ने, तो यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ आपको देखने को मिलता है। अभी आपने देखा कि 26,000 इन्वेंशंस हुए थे 18th सेंचुरी में, तो उन इन्वेंशंस में से मेडिकल सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में भी इन्वेंशंस हुए थे, तो मोर्टेलिटी रेट जो था वो कम हो गया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोगों की बढ़ गई। अब जहाँ पे नए सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर आपको देखने को मिलेंगे तो ओबियस ही बात है लोग वहाँ पे पलायन करना शुरू करेंगे और इस तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। और अल्टीमेटली जो बैकबोन होता है इंडस्ट्री का वो कौन है? ये वर्किंग लोग ही होते हैं। तो पॉपुलेशन ग्रोथ भी क्योंकि इंग्लैंड में आपको देखने को मिला, तो आप कह सकते हो कि बिल्कुल ब्रिटेन जो था ये एक आइडियल कंट्री था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को विटनेस करने के लिए। फिर सबसे बड़ा फैक्टर अगर आप देखोगे ब्रिटिश कॉलोनीज़, तो ब्रिटिश उसमें बहुत बड़ा इंपीरियल फोर्स हुआ करता था। बहुत सारे इनकी कॉलोनीज़ है। कॉलोनीज़ कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को प्रमोट करते हैं? मार्केट के रूप में, और एट द वेरी सेम टाइम वहाँ से रॉ मटेरियल लेके आप आ सकते हो। देखो, इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए चाहिए पैसा। तो अगर एक साउंड फाइनेंशियल अगर सिस्टम किसी देश में डेवलप नहीं है तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो पेस है इसकी वो कम हो जाएगी। तो इंग्लैंड में अगर आप देखोगे तो सेंट्रल बैंक वहाँ पे आ चुके हैं, स्टॉक मार्केट का जन्म हो चुका है, बैंक ऑफ इंग्लैंड अगर आप देखोगे 1694 में आ चुका है। तो फाइनेंशियल सेक्टर जो था ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका था। तो ऑब्वियस ही बात है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो तो इंग्लैंड में आना स्वाभाविक ही है। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें तो और कौन कौन से फैक्टर्स थे, तो साइंटिफिक रेवोल्यूशन। तो अभी हमने देखा था इस लेक्चर की शुरुआत में ही कि कौन कौन से ऐसे डेवलपमेंट थे, कौन कौन से इनोवेशन थे जिसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को पॉसिबल बनाया। तो वो जितने भी पॉइंट्स, जितने भी मशीनें, जितने भी इन्वेंशंस हमने देखे थे वो सारे के सारे मेजर फैक्टर्स थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में ही क्यों आया इसके लिए। फिर ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन में जो मेजर जो आपके पास सोर्स था वो क्या था? रिवर्स था, वाटरवेज था। तो इन्होंने बहुत सारे कैनल्स बनाए। कैनल्स का इस्तेमाल किस लिए किया जाएगा? चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, मतलब फिनिश्ड गुड को, और एट द सेम टाइम जो आपको रॉ मटेरियल चाहिए उसका भी यूज़ करना आपने चालू किया इन्हीं कैनल्स का इस्तेमाल करके। मतलब कि कैनल सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप किया इन लोगों ने, कैनल्स पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया। कोल और आयरन की अवेलेबिलिटी, और आपको पता ही है इनकी कितनी डिमांड है और इनकी कितनी नेसेसरी है जब भी हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते हैं। स्टेबल गवर्नमेंट, ये पहले पॉइंट में हमने डिस्कस किया। और देखो साथियों, एट द सेम टाइम जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट के रोल की, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इसलिए भी पॉसिबल हो पाया इंग्लैंड में क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को प्रमोट करने के लिए पॉलिसीज़ बनाई। कैसी कैसी पॉलिसीज़ बना दी? अब देखो, गवर्नमेंट को तो पता ही था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो अभी ये लोग विटनेस कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो हो रहा है, वेल्थ तो जनरेट हो रहा है, इंग्लैंड का नाम तो हो रहा है, बट एट द सेम टाइम जो वहाँ की वर्किंग पॉपुलेशन है उनकी बैंड बज रही है। अगले स्लाइड्स में हम देखेंगे कि जो लोगों के जो हालात थे, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो लोग काम कर रहे थे उनके कितने बुरे हाल थे। मतलब अभी अगर आपको मैं बताऊं तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो होता है, पर उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो वहाँ की वर्किंग पॉपुलेशन है 18 से 20-20 घंटे काम कर रहे हैं। छोटे छोटे 4-5 साल के बच्चे काम कर रहे हैं, औरतें वहाँ पे काम कर रही हैं। अब और फिर ये लोग एक ही जगह पे रह रहे हैं, जहाँ पे फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई है उसके आसपास में ही टाउन डेवलप होने शुरू हो गए। कोई हाइजीन नहीं है, एक कमरे में कितने सारे लोग रह रहे हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं, लोग मर रहे हैं। 18 से 20-20 घंटे लोग काम कर रहे हैं। अब लोगों की बैंड तो बज रही है, जो वर्किंग क्लास है उनकी बैंड तो बज रही है, यहाँ पे गवर्नमेंट को दिख भी रहा है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया? इनके सिचुएशन को ठीक करने की बजाय गवर्नमेंट ने इनसे और काम करवाओ ऐसी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करनी चालू कर दी। कैसे? तो इन लोगों ने ऐसे ऐसे कानून बनाए जैसे कि 50 लोग से ज़्यादा लोग कभी इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। ठीक है। फिर कोई अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट की बात इन लोगों ने नहीं की। फिर कोई इन्होंने टाइम वर्किंग आवर जो था ये इन लोगों ने फिक्स नहीं किया। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो रोल था इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट करने के लिए, ये भी आप देखोगे कि कैसे फेवरेबल पॉलिसी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के फेवर में, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को प्रमोट करता हो, वर्किंग क्लास के फेवर की बात ना करता हो, ऐसी पॉलिसीज इन्होंने बनाना चालू कर दिया। कहीं कुछ हद तक नेपोलियन की जो पॉलिसीज थी इसने भी इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को जन्म देने के लिए एक बहुत मेजर रोल प्ले किया। नेपोलियन ने ब्रिटिश गुड्स को
मेन लैंड जो यूरोप है उसकी मार्केट में एंटर करने पे एक पाबंदी लगा दी। अब ये सब देखने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि इंग्लैंड के पास अभी क्या ऑप्शन बचा था कि वो सेल्फ रिलायंट हो जाए। और यूरोप के मार्केट अगर नहीं है तो पूरी दुनिया जो थी, लगभग अगर आप देखोगे तो पूरी दुनिया में मेजर जो कॉलोनीज थी वो किनकी थी, ये इंग्लैंड की ही थी। तो दूसरी दुनिया में जाके ये चीज़ें अपनी बेचना चालू कर देंगे। तो नेपोलियन का जो रोल था ये भी एक बहुत मेजर रोल था, आपको देखने को मिलेगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के प्रमोशन के लिए। फिर फेवर्ड बाय रिलीजन, तो साथियों अभी हमने देखा कि कैसे वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के डेवलपमेंट के लिए पॉलिसीज़ बनानी चालू कर दी। अब ये जो रिलीजन है इसने मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को कैसे प्रमोट किया, तो देखो ये जो धार्मिक लोग थे इनको फंड कहाँ से आता है, गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट के पास कैसा पैसा कहाँ से आ रहा है, टैक्स से। टैक्स कौन पे कर रहा है, वर्किंग जो पॉपुलेशन है वो कर रही है, या फिर जो एंटरप्रेन्योर है वो लोग पैसा दे रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है इसका ग्रो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन जो रिलीजियस लोग थे, जो प्रिस्टली क्लास थी, उनके डेवलपमेंट के लिए भी जो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर था इसका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो प्रॉब्लम्स हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में, लोगों की जो सिचुएशन है बहुत वर्स्ट हो चुकी है, ये रिलीजियस लोगों को भी दिख रहा है। लेकिन इन्होंने क्या बोला, वर्क हार्ड, खूब काम करो इस जन्म में। जितना अगर 20 घंटे काम करने को मिले तो 20 घंटे भी काम करो, जितना ज़्यादा यहाँ पे काम करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट तुमको अगले जन्म में मिलेगा। और डायरेक्ट एंट्री कहाँ पे मिल जाएगी, हेवन में। तो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट जो थे उसमें के रिलीजियस क्लास के द्वारा दिए जाते थे। तो ऑब्वियस सी बात है ये भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को प्रमोट करने के लिए एक मेजर रोल प्ले करेगा, क्योंकि लोग धार्मिक जो लोग हैं उनकी बातों पे आंख बंद के विश्वास कर लेते हैं। वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन किया। वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन अगर ना होता तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पॉसिबल ही ना हो पाता। लोगों को पैसे बहुत कम मिलते थे, पैसे ज़्यादा मिलते तो वो प्रोटेस्ट नहीं करते, कुछ पैसे सेव कर लेते, प्रोटेस्ट करते बाद में कि वर्किंग कंडीशन बहुत ख़राब है। तो इन्होंने पैसे ही इतने दिए कि बस हैंड टू माउथ हो, जो प्रोटेस्ट करने का टाइम ही ना मिले। लेजिस्फेयर का क्या मतलब होता है कि गवर्नमेंट का जो रोल है इकोनॉमिक सिस्टम में वो जस्ट सपोर्टिव होगा, वो कंट्रोल नहीं करेगा इकोनॉमिक सिस्टम को। तो अब ये क्योंकि पॉलिसी थी तो जो इंडस्ट्रीज थे उनका काम और भी आसान हो गया, और इसीलिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पॉसिबल भी हो पाया। एंटरप्रेन्योर माइंडसेट अगर ना होता अंग्रेज़ों का तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैसे वहाँ पे आ पाता, तो ये भी एक मेजर फैक्टर है। अब हम देखते हैं कि ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था इसका इम्पैक्ट आपको किस तरीके का देखने को मिलता है। तो देखो जी, सबसे पहले अगर हम देखें सोशल इम्पैक्ट किस तरीके का देखने को मिलता है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ये बढ़ जाती है। अब पॉपुलेशन डेंसिटी इंग्लैंड के शहरों की कैसे बढ़ती है, सबसे पहले अगर हम देखें तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर अब वो काफ़ी डीके हो जाता है। तो एग्रीकल्चरल लेबर जो है उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता है, वो लोग इधर भाग जाते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगा। दूसरा अगर एग्जांपल कंसीडर करें, अगर कहीं पे जॉब जनरेट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है लोग वहाँ पे काम करने के लिए जाएंगे। तो दूसरे देशों के, ठीक है, उसी देश के जो कंट्री साइड के लोग हैं वो वहाँ पे काम करने जाएंगे, तो वहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो ग्रो होगा। ठीक इसी तरीके से क्योंकि 26,000 इन्वेंशन हुए थे, उनमें से हेल्थ सेक्टर को प्रमोट करने वाले भी बहुत सारे इन्वेंशंस हुए थे। तो वो जो हेल्थ सेक्टर को प्रमोट करने वाले इनोवेशन है उसने क्या किया कि जो मोर्टेलिटी रेट है उसको काफ़ी डिक्रीज़ कर दिया। और आपको पता है इंडस्ट्री रेवोल्यूशन मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए आपको वर्किंग पॉपुलेशन चाहिए ना, तो बस फिर पॉपुलेशन डेंसिटी जो था वो इंक्रीज़ भी हो गया। ये सबसे पहला आपको सोशल इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है। अर्बनाइजेशन हुआ। अच्छा देखो, मेंस के पेपर में ना कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि जब हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स पे नज़र डालें। ठीक है, तो इनमें से कुछ जैसे नेगेटिव तो मैंने अलग से लिखे हुए हैं, इनमें से पॉजिटिव भी आपको बता देता हूँ, ये अलग से चाहे आप लिख लेना। अर्बनाइजेशन एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है, बिल्कुल। कैसे पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम अर्बन सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ पे जो बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें हैं वो इजीली अवेलेबल होती है, तो पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा। कैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, तो पहले क्या था, जो प्रोटो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उस टाइम पीरियड में अगर आप देखोगे तो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी। तो जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद में ये कॉटेज इंडस्ट्रीज जो थी ये ख़त्म हो गई, तो वो लोग जो थे वो अनएम्प्लॉयड हो गए। अच्छा, यहाँ पे ना आप एक पॉइंट ये भी लिख सकते हो एम्प्लॉयमेंट, और ये एक पॉजिटिव पॉइंट होगा एम्प्लॉयमेंट। अब आप सोचोगे कि एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ा, तो साथियों देखो एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से बढ़ेगा। 26,000 इन्वेंशंस हुए थे अलग अलग सेक्टर्स में, बहुत नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं, अलग अलग सेक्टर डेवलप हो रहे हैं। तो पहले जो लोग सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते थे उनके पास अब बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स आ चुके हैं, लोग वहाँ पे जाके काम करेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हुआ, और एक ये पॉजिटिव पॉइंट है। एग्रीकल्चर सेक्टर का जो रोल है वो डिक्लाइन हुआ और इसको किसने रिप्लेस किया, सेकेंडरी सेक्टर ने। वर्किंग क्लास का जन्म होता है,
ठीक है, और इनकी सिचुएशन बहुत बेकार थी, ये एक नेगेटिव पॉइंट्स हैं। और एट द सेम टाइम एक पॉजिटिव पॉइंट कि एक मिडिल क्लास का जन्म होता है, ठीक है। अब ये मिडिल क्लास वाले कौन से लोग थे, एंटरप्रेन्योर थे, मैनेजर जो थे उस समय के। और एक और पॉजिटिव पॉइंट आपका हो सकता है, विमेन एम्पावरमेंट जो था वो बढ़ा। विमेन एम्पावरमेंट कैसे बढ़ा, विमेन एम्प्लॉयमेंट बढ़ी। ज़्यादातर इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में कौन काम कर रहा था, विमेंस काम कर रहे थे। नेगेटिव क्या है, चाइल्ड लेबर बढ़ा, डिजीज़ फैला। क्यों डिजीज़ फैला, क्योंकि इंडस्ट्रियल जो टाउन्स थे जब ये डेवलप हुए तो वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा थी, हाइजीन था नहीं, इंडस्ट्रीज़ लगे हुए हैं, उनका इंडस्ट्रियल वेस्ट, ठीक है। अच्छा, जब हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो हम कहते हैं इंडिया की जो पहली रेलवे थी वो जो चली थी बॉम्बे से ठाणे के बीच में, 1850s का जो टाइम पीरियड था तब। तो वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो पहली जो रेल थी आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, तो इंग्लैंड में, ठीक है। और इंग्लैंड में कहाँ पे, और ये कौन से दो शहर को कनेक्ट किया था इसने, तो स्टॉकटाउन और डार्लिंगटन को कनेक्ट किया था। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो सबसे पहले एक इकोनॉमिक थॉट जिसे हम कैपिटलिज्म कहते हैं, इसका जन्म, पूंजीवाद का जन्म होता है। एग्रीकल्चर सेक्टर को रिप्लेस करता है इंडस्ट्रियल सेक्टर, सिटीज़ डेवलप होते हैं, ठीक है, वेल्थ जनरेट होता है। इंटरनेशनल ट्रेड जो है उस पर किसकी मोनोपोली आपको देखने को मिलती है, इंग्लैंड की। पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या क्या पड़ते हैं, तो देखो एक सबसे पहले पॉइंट आपने याद रखना है, इस पूरी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का जो बैकबोन था वो क्या था, वो वर्किंग पॉपुलेशन थी। वर्किंग पॉपुलेशन की पूरी बैंड बजी पड़ी है। तो अब ये जो वर्किंग पॉपुलेशन है, ऑब्वियस सी बात है कि ये लोग प्रोटेस्ट करेंगे। टाइम था साथियों 1819 में 80,000 लोग पीसफुल तरीके से इकट्ठे हुए थे। डिमांड क्या थी इन लोगों की, डिमांड थी कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ये लोग बना सके, पब्लिक मीटिंग कर सके, फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट होना चाहिए, मिनिमम वेज होना चाहिए, ये सभी इन लोगों की डिमांड्स थी। गवर्नमेंट ने इस पीसफुल प्रोसेशन को बहुत ही ब्रूटल तरीके से सप्रेस किया, बहुत सारे लोग मारे गए, और इस पूरे इवेंट को हम कहते हैं पीटरलू मैसेकर। साथियों प्रीलिम के पेपर में तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि प्रीलिम का जो सिलेबस है उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है, पर इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं कि पीटरलू मैसेकर जो है ये किससे रिलेटेड है। वर्किंग क्लास की पॉपुलेशन बहुत बेकार थी, उनके पास राइट टू वोट तो था ही नहीं। फिर पॉलिटिकल इम्पैक्ट अगर आप देखोगे तो जो ज़मींदार लोग थे, जो कि मोस्ट पावरफुल लोग थे, उनको अब कौन रिप्लेस कर रहा है, इंडस्ट्रियल क्लास के जो लोग हैं वो अब मोस्ट पावरफुल, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लोग जो है इमर्ज होते हैं इंग्लैंड में। लेजिस फेयर की पॉलिसी आपको देखने को मिलती है। तो देखो लेजिस फेयर का मतलब होता है कि गवर्नमेंट का जो रोल है वो सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिव रोल होगा इकोनॉमिक सिस्टम में, ठीक है, कंट्रोल नहीं करेंगे, ठीक है, इसको लेजिस फेयर कहते हैं। तो ये एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक थॉट आपको देखने को मिलता है। मर्केंटलिज्म बहुत बड़े लेवल पे आया, व्यापारवाद बहुत बड़े लेवल पे आ गया, ब्रिटेन पूरी दुनिया का वर्ल्ड पावर बन गया। लूडीज़म कॉन्सेप्ट आता है, ऐसे इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि लूडीज़म क्या है। तो ये लूडीज़म जो है, लडीज़म भी इसे कहते हैं, वर्किंग क्लास का शोषण हो रहा है। वर्किंग क्लास का जब शोषण होगा तो कोई ना कोई तो इनकी आवाज़ उठाएगा। तो नेड लूड करके इनका एक लीडर आया जिसने वर्किंग पॉपुलेशन के राइट्स की बात की, और मेजर जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था कि मशीनों का जो इस्तेमाल है इस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि जब से मशीनें आई हैं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। डिमांड इन लोगों की क्या थी, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिले, मिनिमम वेज मिले, वीमेन और चाइल्ड लेबर जो है इसको कंट्रोल किया जाए, ट्रेड यूनियन बनाया जा सके जो कि वर्किंग क्लास के इंटरेस्ट को प्रमोट करे। तो एक लेडीज़म टर्म है और एक ये पीटरलू मैसेकर, ये आपने याद रखना है। अब हम देखते हैं कि ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है इसका इम्पैक्ट इंडिया पे कैसे पड़ता है। तो साथियों जब हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जब हम देखते हैं तो सबसे पहले डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको देखने को मिलता है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है इंग्लैंड में, इंडिया की इंडस्ट्रीज़ कैसे ख़त्म होगी, इसलिए ख़त्म होगी क्योंकि अब इंग्लैंड में नई मशीनें आ चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया में मशीनें नहीं हैं, इससे पहले इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले पूरे ग्लोबल मार्केट को अगर हम टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें तो इंडिया ही रूल कर रहा था। लेकिन अब इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हो जाएगा, इस तरीके से होगा कि अब नई नई मशीनों का आविष्कार हो चुका है इंग्लैंड में। अगर इंग्लैंड की मशीन एक बार में एक दिन में 100 कपड़े बनाती है, इंडिया की मशीनें सिर्फ 10 बनाती है, तो इंडिया की मशीनें कहाँ टिक पाएंगी। इंडिया की मशीनें जो हैं वो तो ख़त्म हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि जितने बड़े लेवल पे आप लोग प्रोडक्शन करोगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका उतना ही कम होगा। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है इंडिया का इस तरीके से ख़त्म होगा। और इंडस्ट्रियल सेक्टर जब डेवलप होता है तो उसके आसपास में टाउन डेवलप होते हैं, अर्बन सेक्टर डेवलप होता है। लेकिन जैसे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो इंडिया में रूरल सिस्टम का जन्म हो जाएगा, फिर से कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो जाएगा। कैसे,
अब ये जो मशीनें थी अंग्रेज क्या करेंगे, इंग्लैंड से इंपोर्ट करेंगे, इंडिया में मशीनें लगाना चालू कर देंगे, ठीक है। और इंडिया के जो एग्रीकल्चर सेक्टर था जो कि सिर्फ पहले सब्सिस्टेंस लेवल का था, अब यहाँ पे कमर्शियल लेवल पे फार्मिंग करवाई जाएगी, वो कॉटन की फार्मिंग होगी, अलग अलग फार्मिंग होगी। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये लोग इनका एक तो इंपोर्ट करा लेंगे अपने देश में जाके, मतलब अपने देश में अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें उसका एक्सपोर्ट करके इंग्लैंड में लेके चले जाएंगे, या फिर यहाँ पे जो मशीनें लगाई हुई हैं वहाँ पे इस्तेमाल करना चालू कर देंगे। मतलब कि कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होगा। इंडिया में एक नए सेक्शन का जन्म होगा जिसको हम बुर्जुआ कहेंगे, जो कि एक एलीट क्लास होगी जो कि इंग्लैंड के साथ मिलकर काम करेंगे। इकोनॉमिक ड्रेन होगा इंडिया का, क्योंकि इंडिया का ही रॉ मटेरियल इंग्लैंड में लेके जाएंगे, उसका प्रोडक्ट बनाएंगे, बाद में इंडिया में ही आके बेचेंगे और इंडिया का पैसा बाहर लेके चले जाएंगे, मतलब कि इकोनॉमिक ड्रेन होगा। अच्छा, इतनी सारी जब चीज़ें हो रही हैं तो क्या ये इंग्लैंड को दिख नहीं रही हैं? बिल्कुल दिख रही हैं। तो क्या ये लोग कोई चेंजेस इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे? तो बिल्कुल करेंगे। तो इन्होंने 1819 में एक कानून इंट्रोड्यूस किया, और ये कानून क्या था कि जो 9 साल से कम के बच्चे हैं वो फैक्ट्रीज़ में अब काम नहीं करेंगे। अब 1819 में अगर ऐसा कानून बना है, दैट मीन्स कि 1819 से पहले 1750 के बाद में 1819 तक अगर आप देखोगे तो 5-6 साल, मतलब 9 साल से कम के बच्चे काम कर रहे हैं वहाँ पे। फिर इसके बाद जो बच्चे हैं उन 9 से लेकर 16 साल के एज ग्रुप तक वो मैक्सिमम दिन में कितने घंटे काम करेंगे? 12 घंटे तक, मतलब कि 16 साल तक के जो बच्चे हैं वो 12 घंटे काम करेंगे। फिर 1847 में इन्होंने एक कानून इंट्रोड्यूस किया जिसके तहत ये जो वर्किंग क्लास है ये सिर्फ 10 घंटे काम करेंगे। फिर ऐसे अगर हम माइनिंग सेक्टर की बात करें तो माइनिंग सेक्टर में 1842 में जाके इन्होंने कानून बनाया कि जो बच्चे हैं 10 साल से कम की उम्र के और वुमेन जो हैं ये माइनिंग सेक्टर में काम नहीं करेंगे। और फिर 1847 वाला जो बिल था जिससे 10 आवर सिर्फ एक काम किया जा सकता है वर्किंग पॉपुलेशन के द्वारा, इस लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया। तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन के बाद में फाइनली वर्किंग पॉपुलेशन के वेलफेयर के लिए कुछ यहाँ पे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे गए थे। अब हम देखते हैं कि ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था इसके नेगेटिव्स क्या थे। तो देखो, सबसे पहले नेगेटिव ये था कि जो ये मैन्युफैक्चरिंग टाउन थे ये बहुत ही ज़्यादा दे लुक सो मच अगली। क्यों? इंडस्ट्रियल सेक्टर का वेस्ट सारा उधर जा रहा है, काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है, कोई साफ़ सफाई नहीं है, पोल्यूशन बढ़ा, वर्किंग क्लास की जो कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा हार्श हो चुकी थी, बहुत ही बेकार हो चुकी थी, चाइल्ड लेबर प्रमोट हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर ख़त्म हो गया लगभग, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, ठीक है, डिजीज़ स्प्रेड हुआ। और इन सभी सिचुएशन को देखते हुए, इसको क्रिटिसाइज़ करते हुए, थॉमस कार्लाइल करके उसमें का एक फ़िलासफ़र था, उसने इस पूरे कॉन्सेप्ट को, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को पिग फिलॉसफी बोल दिया। तो देखो, पिग फिलॉसफी का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ को अचीव करने के लिए जो मर्जी करो, जो भी ठीक लगे वो कर दो। पिग क्या है? जो मिल गया वो खा लिया, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को सफल बनाने के लिए जो इनके मन में आता था, एंटरप्रेन्योर्स के, जो गवर्नमेंट के मन में आता था, ये सब कुछ ही करी जा रहे थे, लोगों की बैंड बजाई जा रहे थे। तो इसने इसको कह दिया पिग फिलॉसफी। 1842 में आप एवरेज एज देखो, एवरेज एज कितनी है अंग्रेज़ों की? 15 साल है। सोचो, 15 साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यहाँ तक इस पॉइंट ऑफ टाइम तक अगर आप देखोगे तो इंग्लैंड में जो बच्चे जन्म ले रहे थे उसमें से मतलब अप्रोक्सीमेटली 50% जो बच्चे 5 साल से पहले ही मर जा रहे हैं। तो मतलब इस तरीके का एक्सप्लॉयटेशन वहाँ पे हो रहा था वर्किंग पॉपुलेशन का। फिर वर्किंग पॉपुलेशन जो है 50 से ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते किंग के खिलाफ में, और इन पे टैक्स भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया। क्यों? ताकि जो ये पूरी दुनिया में लड़ाई इन्होंने जो शुरू की है उसको फंडिंग मिल सके। तो ये कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। तो ये था आपका साथियों इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में, ठीक है। अब 2-3 पॉइंट्स हैं अलग अलग देशों के कॉन्टेक्स्ट में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का क्या रोल रहा था, उस पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं। जापान, रशिया, जर्मनी और फाइनली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, पर कुछ एक आधा पॉइंट हमको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। देखो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है जापान में, वो आपको विटनेस करने को मिलता है 1868 से लेकर 1912 के टाइम पीरियड में, और उसमें का जो रूरल था उसका नेम था माइजी। जब देखो, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का मतलब आपको पता चल चुका है कि ये जो बेसिक चीज़ें हैं, टेक्सटाइल हो गया, आयरन, कोल हो गया, इन सभी में ही आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। जब हम जापान की बात करते हैं तो यहाँ का जो रूरल था, जो यहाँ का रूलर था, आप देखिए उसका माइंडसेट, वो अपने डिप्लोमेट्स को पूरी दुनिया में भेज रहा है कि वो पूरी दुनिया में जाए, घूमे और नए नए जो इन्वेंशंस हो रहे हैं उसको स्टडी करे, अपने देश में वापस आए और इन इन्वेंशंस पे काम करे। इनका गोल क्या था? मास प्रोडक्शन का, बहुत लार्ज स्केल पे चीज़ों को प्रोड्यूस करे, चीप रेट पे इसको प्रोड्यूस करे और फिर डोमेस्टिक नीड को पूरा करते हुए यूरोपियन मार्केट को ये फ्लड कर दे। मतलब क्वालिटी पे इनका कोई
जो था मेजर फोकस नहीं था, क्वांटिटी पे इन लोगों का फोकस था। हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इंग्लैंड में भी आया है, जापान में भी आया है। इन दोनों के बीच में अगर एक डिफरेंस अगर हम देखें तो वो डिफरेंस क्या था कि जापान के इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में जो यहाँ की वर्किंग क्लास थी, इनका एक्सप्लोटेशन बहुत कम हुआ। बस ये पॉइंट कम से कम अपने याद रखना है। जब हम रशियन कॉन्टेक्स्ट में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात करते हैं तो देखो सेम पॉइंट सारे सेम है। रेलवे डेवलप हुआ, इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप यहाँ पे होता है, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे नए नए एस्टेब्लिश किए जाते हैं। बस आपने ये दो नेम याद रखने हैं। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो रशिया में विटनेस किया जाता है वो अलेक्जेंडर सेकंड करके एक रूलर था और सर्जाई डी वीट करके एक रूलर था। इसके टाइम पे ये जो चेंजेस है देखने को मिलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में, और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन काइंड ऑफ आपको देखने को मिलता है रशिया में, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जर्मनी के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो देखो, जब भी हम जर्मनी की बात करेंगे तो लगभग 100 सालों के बाद में, मतलब कि हम जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात करते हैं इंग्लैंड में तो हम 18th सेंचुरी की बात करते हैं। 19th सेंचुरी और इसका भी 19th सेंचुरी का जो लेटर हाफ था उसमें जर्मनी में आपको इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन देखने को मिलता है। और इसका जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? बिस्मार्क को। क्यों जाता है बिस्मार्क को? इस बंदे ने ना सिर्फ जर्मनी को यूनाइट किया बट एट द सेम टाइम बहुत सारे इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म भी इंट्रोड्यूस करे। जर्मनी में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इतना लेट इसलिए आता है क्योंकि जर्मनी यूनाइट ही नहीं था, ठीक है, ये सबसे मेजर रीज़न था। इन सभी एरियाज़ में इन लोगों ने रिवोल्यूशन लेकर आए और क्रेडिट जो है सिर्फ एक बंदे को जाता है जिसका नाम है बिस्मार्क, ठीक है। तो इतने ये सब कुछ पॉइंट आप याद रखना। अब हम देखते हैं इंडियन केस, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया की अगर हम बात करें, देखो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपको याद हो तो इंडिया को हम सोने की चिड़िया कहते थे। तो अगर किसी ने ये कहानी सुनी है इंडिया को सोने की चिड़िया क्यों कहते हैं, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि वंस अपॉन अ टाइम इंडिया वाज नोन एज सोने की चिड़िया, गोल्डन बर्ड। तो ये क्यों था, इसके पीछे क्या क्या कहानी क्या है? और मैं आपको एक हिंट देता हूँ, ये सीधा सीधा ट्रेड से रिलेटेड है। तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडिया जो थी, इंडिया को हम सोने की चिड़िया कहते थे और इसका सीधा सीधा कनेक्शन है ट्रेड के साथ में। फिर अगर आप देखोगे, अगर मॉडर्न हिस्ट्री की भी अगर हम बात करें तो मॉडर्न सेंस में भी अगर आप देखोगे तो इंटरनेशनल मार्केट को डोमिनेट कर रहा था इंडिया टेक्सटाइल में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले पहले, अंग्रेज़ों का इंडिया में आने से पहले पहले अगर आप देखोगे तो ग्लोबल इकोनॉमी में, ग्लोबल ट्रेड में, टेक्सटाइल सेक्टर में इंडिया डोमिनेट कर रहा था। इंडिया के पास सबसे अच्छी क्वालिटी का कॉटन आपको देखने को मिलता था। बहुत सारे जो इंडियन मर्चेंट थे, ये पूरी दुनिया भर में घूमते थे, पूरी दुनिया भर में जाके ये लोग ट्रेड करते थे और इंडियन प्रोडक्ट को बेचते थे। लेकिन जैसे यूरोपियन कंपनी जो है इंडिया में आती है, इंडिया का जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसको ये लोग ख़त्म कर देते हैं। तो इंडिया का ये लोग, अच्छा, इंडिया का जो ये ट्रेड था खास करके कॉटन सेक्टर में, वीविंग सेक्टर आप कह लो या क्लोथिंग सेक्टर में, ये आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि 17th सेंचुरी में ट्रेड का नंबर देखिए आप। सूरत का अगर एग्जांपल कंसीडर करें तो 16 मिलियन का जो एक्सपोर्ट था आपको सूरत से देखने को मिलता है। और यही 1740s में जाते जाते 1740s में जाते जाते ये जो नंबर है ये कहाँ तक ड्रॉप हो जाता है? 3 मिलियन तक। तो जहाँ 17th सेंचुरी का जो लास्ट आपको फेज़ देखने को मिलता है, वहाँ पे ट्रेड सूरत से 16 मिलियन का होता था, वो लगभग 40-50 साल के बाद में अगर आप देखोगे तो ये 3 मिलियन तक रह जाता है। सूरत और हुगली का जो प्रोमिनेंस था, जो इम्पोर्टेंस था, वो डीके हो जाता है, इसको रिप्लेस करते हैं बॉम्बे और कलकत्ता। और इनके ग्रो होने का मतलब है कि जो ब्रिटिशर्स हैं ये ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि बॉम्बे और कलकत्ता जो था यहाँ पे पोर्ट्स इन लोगों ने बनाए थे। और ये जो सूरत और हुगली के जो पोर्ट्स हैं ये ट्रेडिशनली इंडियन मर्चेंट जो थे वो इनका इस्तेमाल किया करते थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में आना और इंडियन जो मर्चेंट सिस्टम जो था, इंडिया का जो एक ट्रेड सिस्टम था उसको ख़त्म करना, इसके बीच में क्या था? इंडियन मर्चेंट भी काम कर रहे थे। अंग्रेज़ों के आने से पहले पहले इंडियन मर्चेंट भी काम कर रहे थे, फ्रेंच भी काम कर रहे थे, डच भी काम करते, पोर्चुगीज़ भी यहाँ पे काम कर रहे थे। इन सभी का बेनिफिट किसको मिल रहा था? जो इंडिया के जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट जो सेक्टर था उनको बेनिफिट होता। कैसे? अगर आपके पास बहुत सारे परचेज करने वाले लोग हैं तो आप प्राइसेस को बार्गेन कर सकते हो। लेकिन अगर इन सभी को अगर आप ख़त्म कर दो और ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मोनोपोली इस्टेब्लिश कर दे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो वीवर्स हैं, जो इंडिया का ट्रेडिशनल जो टेक्सटाइल सेक्टर जो था वो तो ख़त्म हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने यही किया। तो इन्होंने जो ऑलरेडी यहाँ पे जो
ट्रेड सिस्टम जो डेवलप था उसको ख़त्म कर दिया इन लोगों ने। और ये मॉडर्न हिस्ट्री में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये मॉडर्न हिस्ट्री की बुक में भी ये टर्म आपको देखने को मिलेगा, गुमस्ता। ये गुमस्ता कौन थे? तो गुमस्ता एक इनका ऑफिसर था, अंग्रेज़ों ने अब इसको अपॉइंट किया होता था। और इस गुमस्ता का क्या काम था? इसका काम था कि ये जो वीविंग इंडस्ट्री है, ठीक है, इसको ये ओवरव्यू करे, ठीक है, इन लोगों से कपड़ा खरीदे, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को जाके ये प्रोवाइड करे, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी इसको पूरी दुनिया में बेचेगी। अब ये जो गुमस्ता था ये मतलब काफ़ी हार्श था, ये काफ़ी रूड था। ये अपने साथ सिपाही को लेके जाता था इंस्पेक्शन के लिए, और अगर मान लो सप्लाई इन टाइम प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड नहीं होती थी तो इन लोगों की पिटाई भी करता था। तो ये जो वीवर्स हैं ये बेचारे अब क्या करें? तो इन लोगों ने माइग्रेट करना चालू कर दिया, अपने सेक्टर को छोड़ के दूसरे सेक्टर में काम करना चालू कर दिया। और फिर अगर आप देखोगे कि एक और यहाँ पे फैक्ट है, आप देखिए कि किस तरीके से इंडिया का जो कॉटन टेक्सटाइल सेक्टर था वो कैसे ख़त्म हो गया। कि लगभग अगर आप देखोगे 18th सेंचुरी में पूरा इंडिया में कॉटन का इंपोर्ट होता ही नहीं था, और 1870 तक जाते जाते आप 50% कॉटन इंपोर्ट कर रहे हो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब ये है कि इंडिया का जो ट्रेडिशनल सिस्टम था ये काफ़ी डेवलप था, लेकिन अंग्रेज़ों ने इसको पूरा पूरा ख़त्म कर दिया। फिर अगर आप देखोगे तो अंग्रेज़ों ने ना सिर्फ इंडिया की खुद की मार्केट ख़त्म कर दी, बल्कि जो इंटरनेशनल मार्केट था उसमें भी इंडिया का जो स्पेस था इसको भी इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। कैसे? लोकल मार्केट इंडिया का कैसे ख़त्म हुआ? इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है, वो कम प्राइसेस पे अपने प्रोडक्ट इंडिया में आके बेचना चालू कर दिया इन लोगों ने, तो इंडिया की मार्केट तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। फिर इंडियन जो प्रोडक्ट थे वो पूरी दुनिया में जो पहले बेचे जाते थे, अब इंडिया में तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ नहीं, इंडियन प्रोडक्ट्स जो हैं वो काफ़ी महंगे होंगे, तो जो दूसरी मार्केट है, जो फॉरेन मार्केट है, वो वैसे इंडिया के लिए ख़त्म हो जाएगी। और इस तरीके से आप देखोगे कि इंडिया का पूरा जो कॉटन टेक्सटाइल वाला सेक्टर था वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है, और इंडिया बस एक मार्केट के रूप में रह जाती है। ठीक है, और ये एक पहला कॉटन मिल इंडिया में कब लगा था इसकी इन्फॉर्मेशन है। तो ये था साथियों इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे वर्ल्ड वॉर के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।